कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आप सभी के लिए हमने एसएससी सीजीएल के पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट किया हूं। आज हम लोग 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे। 2021 के क्वेश्चंस हमने आपको सभी करा दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जितने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, अब हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। पहले क्वांट के 2021 2020 के सॉल्व कर लेंगे, फिर 2020-21 के पूरे एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग 2019 के 18 के ये सब क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे आ रहे थे पेपर में, क्या क्वेश्चन पूछता है, टीसीएस कैसे क्वेश्चंस बनाता है, उसके सोचने का तरीका क्या है, क्या कोई नया पैटर्न हो गया है क्या। ऐसा बच्चे कहते हैं, सभी बच्चे परेशान रहते हैं कि एसएससी का नया पैटर्न हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग डिस्कस करेंगे कि पुराना पैटर्न क्या था, नया पैटर्न क्या है, अब नए सवाल कैसे हैं, पुराने क्वेश्चंस कैसे थे, क्या अप्रोच है नए क्वेश्चंस को लगाने का विद इन 15 सेकेंड्स, है ना। तो हम सभी लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। देखना अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ना, समझना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है और पूछा कैसे है ना। देखो सवाल कह रहा था कि एक जो है शॉपकीपर है, वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए है तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, वस्तु का सीपी ज्ञात करो। ऐसा नहीं है। अब देखो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न है सीजीएल का, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का पैटर्न है। ये क्वेश्चन इस पे लगातार 2010 से पूछ रहा है और ये पिछले 12 सालों से मैं तो देख रहा हूँ सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो आते ही आता है। तो अब सभी लोग ये सवाल बिल्कुल तैयार कर लो। जितने लोग जो है सीजीएल का पेपर देना चाह रहे हैं 2022 में, वो सभी बच्चे ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। इसमें होता क्या है मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ, क्या क्या इसमें करना होता है। एक तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एमआरपी क्या होता है। एमआरपी होता है, ये बनता है सीपी से। किससे बनता है, ये बनता है सीपी। सीपी क्या होता है, सीपी मतलब होता है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम परचेस करते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं। और एमआरपी क्या होता है, इसी सीपी को हम एक ऐसा मूल्य बना देते हैं कि उस पर हम डिस्काउंट दे सकें। अगर सीधे हम डिस्काउंट, क्योंकि आजकल मार्केट में देखते हो कोई दुकान जाता है सीधे कहता है भैया डिस्काउंट दो, नहीं बोलता है, सबसे पहला बोलता है क्या छोड़ोगे, है ना। तो छोड़ने वाली जो प्रथा स्टार्ट हुई है उसमें एक्चुअल में एमआरपी नहीं होगा तो कस्टमर पीछे पड़ जाएगा। जब पीछे पड़ जाएगा तो दुकानदार जो है कैसे डिस्काउंट दे पाएगा। मान लो 10 रुपए की चीज़ है, अब वो 12 रुपए की वो बेचना चाह रहा है, अब वो 2 रुपए का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, लेकिन वो 2 रुपए का प्रॉफिट लेना चाह रहा है। अब मान लो 2 रुपए का लाभ लेना चाह रहा है, लेकिन कस्टमर जो है वो विश्वास ही नहीं कर रहा कि आप 2 रुपए का लाभ लिए हो। तो इसलिए वो क्या करता है, इस 10 वाली चीज को सीधे 12 का न बेच करके पहले उसका एमआरपी लिख देता है। मान लो 30 रुपया, उस पर एमआरपी लिख दिया उसने। अब जो है 30 रुपये जब उसमें होता है ना, अब 30 रुपये होता है। जब उस पर डिस्काउंट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, जब डिस्काउंट की बात करेगा तो इस पर डिस्काउंट मान लो 20% दे दिया उसने। अब हमने बहुत पीछे पड़े उसके, नहीं भैया डिस्काउंट दो नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है कि दुकान पे जाने के बाद पीछे पड़ जाता है ग्राहक कि डिस्काउंट चाहिए जरूर भाई। ऐसे कोचिंग्स में होता है, कोई बच्चा फीस जमा करता है पहले डिस्काउंट दो, सर कितना छोड़े। अब भले आप उसकी मेहनत, उसी पैसे में उसका सिलेक्शन करा दो, खूब मेहनत कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पहले कितना छोड़ते हो ये बात करते हैं। तो ये जो प्रथा चलती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, फीस 12,000 बताते हैं, 15,000 बताते हैं, फिर छोड़ छाड़ के जो है 3,000 4,000 पर डिवीजन ले लेते हैं, 5,000 पर, है ना। तो ये जो कोचिंग्स में हो गया, दुकान जाते हो वहाँ अलग सिस्टम चलता है, भैया कितना डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। इसको कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कोई नया पैटर्न है, ये आप लोग शुरू से जाते हो दुकान, बचपन से जा रहे होगे दुकान पे और ये सब चीज़ें देख रहे होगे कि एमआरपी, सीपी, एसपी सब क्या होता है। इसकी हैबिट आपको बचपन से ही पड़ गई होगी। तो वही चीज़ है। मान लो डिस्काउंट कितना दिया, 20% कितना दिया, 6 रुपये डिस्काउंट दिया। अब वो चीज़ कितनी हो गई, वो चीज़ 24 रुपये की हो गई। अब जो चीज़ 12 की बेच रहा था अब कितने बेच रहा, लो 24 की हो गई, लो डिस्काउंट। यही तो करते हैं दुकानदार, उसको आप भयंकर एमआरपी लिखते हैं और डिस्काउंट भी देते हैं और खूब लाभ कमाते हैं। तो एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया भी है और ख़राब भी है ना। कस्टमर के लिए ख़राब है और दुकानदार के लिए अच्छा होता है। तो ये प्रॉफिट अब तो बहुत हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, 14। अब देखो इसमें जो पूरा सिस्टम बनता है वो तुम याद कर लो कैसे, कि सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो, बराबर होता है एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। क्या होता है, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट।
अगर ये डिस्काउंट परसेंट में होता है तो यहाँ 100 लेते हैं, अगर ये भी परसेंट में होता है तो 100 लेते हैं। अगर कहीं भूल से अगर तुमने इसको रेशियो में लिख दिया, ध्यान रखना, अगर इसको आपने रेशियो में लिख दिया तो फिर यहाँ 100 ना लिख करके कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसा पूछो क्यों? क्योंकि रेशियो का बेस तो 1 होता है और परसेंट का बेस 100 होता है, तो जो बेस होता है उसी को लेके चलेंगे। अब मान लो परसेंट है तो बगल में 100 लेके चलेंगे। अगर रेशियो में लिख दिया, सपोज डैट 12.5% का प्रॉफिट था, अब उस 12.5% को अगर आपने 1/8 लिख दिया है तो फिर यहाँ कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, क्योंकि आपने 12.5% को 1/8 मतलब रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। अगर उसे आपने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है तो आप यहाँ कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। परसेंट का बेस होगा तो 100, रेशियो होगा तो 1। ये दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल 2 चीजें, कभी गलती नहीं होगी आपसे। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था एक शॉपकीपर है, अब क्वेश्चन कह रहा था एक शॉपकीपर, देखो ध्यान से, कहता है एक दुकानदार वस्तुओं का सीपी इस तरह अंकित करता है कि 28% की छूट है। कितना डिस्काउंट है? डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 28% का, और प्रॉफिट कितना है? 12% का। अब क्या लिखोगे? 28% डिस्काउंट एमआरपी पे माइनस कर दोगे, तो 28 घटा दो 100 में से, कितना आएगा बताओ? तो ये तुम्हारा बैठेगा 72%। कितना आएगा? 72% आएगा। और ये 12% का प्रॉफिट है, ये कितना जाएगा? ये 112% जाएगा। प्रॉफिट 100 में जुड़ जाएगा, 112%। अब एक चीज बताओ, इसमें रेशियो बनाओगे जब, तो इसको 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3, 28 हो जाएगा। और काट दो, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये बड़ा नंबर है, ये क्या है? छोटा नंबर है। ध्यान रखना सदैव कि जो एमआरपी होता है वो सदैव सीपी से क्या होता है? बड़ा होता है। एमआरपी सदैव सीपी से क्या होता है? बड़ा होता है। अब आपसे कहा जाए बड़ा कौन होता है? मान लो आप हैं, आपके साथ आपके पिताजी यहीं जा रहे हैं, पिताजी क्या हैं? बड़े हैं आपसे, तो कोई बाहर देखेगा तो पिताजी कौन है और बेटा कौन है, कोई भी ऑब्जर्व कर लेगा कि पापा जो होंगे वो पापा दिखने में लगेंगे, और जो बेटा होगा वो दिखने में लग जाएगा कि बेटा है। तो वैसे ही एमआरपी और सीपी दोनों में दिखने में लग जाता है। अगर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेशियो का मेथड कुछ नहीं आता है, सिर्फ देखना आता है, तो भी आप कर लोगे कि एमआरपी सीपी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो एमआरपी सीपी से बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है इसमें? 9 और 14 में कौन बड़ा है? 14 बड़ा है। अब मुझे क्या दिया है? देखो हमें दिया है, यदि अंकित मूल्य 224 है, मतलब हमें 14 का मान कितना दिया है? ये 224 दिया है, तो हमें 9 का मान पूछा है, क्या होगा? तो 14 से काट दो, 14 कम 14 हो गया, कितना बचा? 8, ये 6 हो गया, और 16 नवैया कितना होता है? 144। अब टेबल वेबल सब याद कर लो भैया ढंग से, पहाड़े वहाड़े कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। मैं क्लास में पूछता हूँ बच्चों से, कभी टेबल की बात करते हैं तो किसी को 20 तक टेबल नहीं याद होती, किसी को कुछ ही होते हैं बच्चे, जो दो चार ही बच्चे होते हैं क्लास में जो 25 या 30 तक टेबल सुना सकें। हो सकता है आपको भी ना आती हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको हो सकता है टेबल 25 तक याद ना हो, मतलब एकदम से ना कर पाते हो। ऐसे तो कैलकुलेशन कर लेते हैं सोच सांच के कि 24 पंचे 120, ऐसे जो है 18 अठी 144, इस तरह तो इमेजिन करके तो कर सकते हैं, लेकिन उनको याद नहीं है कि प्रैक्टिस में नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिस में लाओ, और लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ अच्छी होगी, मेरी बात मान लो आप। तो कितना आंसर होगा? 144 होगा। क्लियर है? चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जबरदस्त एसआई का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। पहले देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आया। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर पर प्रतिशत से 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपए हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपए हो जाएगी? मतलब वो सिर्फ आपको देखना चाहता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, वो ऐसा देखना चाह रहा है। अब देखो आपको बहुत बढ़िया आता है, अभी हम बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले ये सीखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। एसआई जो होता है, अगर रेट कांस्टेंट है, ध्यान समझना, अगर रेट क्या है, अगर कांस्टेंट है, रेट क्या है? कांस्टेंट है, तो प्रत्येक साल, ध्यान समझना, प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष एसआई समान रहता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, एसआई समान होता है। ये बहुत पुराना बेटा कॉन्सेप्ट है, ये शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, पिछले 10 साल से। कोई नया सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ पैटर्न है और क्वेश्चंस हैं। लोग सिर्फ आपको डराते रहते हैं बस कि मैथ्स मत पढ़ो, कठिन है, सिलेक्शन नहीं होता है मैथ्स से, लोग मैथ्स से डर जाते हैं। तो
आर क्या है, कांस्टेंट है, प्रत्येक वर्ष एसआई क्या होता है, समान होता है, सिंपल इंटरेस्ट समान होता है। अब देखो कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज दर से 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है, समझ गए। और फिर कहता है कौन सी राशि इसी ब्याज दर पर, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, रेट निकालोगे। रेट कैसे निकालोगे, देखो समझो मेरी बात, यहां देखो रेट कैसे निकालोगे। 2 साल में कितनी हो जाती है, 4300 से कितना हो गया 4644, कितना बढ़ गया आपका पैसा, ये आपका पैसा बढ़ गया 344। तो 2 साल में कितना बढ़ गया, 344 बढ़ गया। तो 1 साल में कितना बढ़ गया, घटा दो इसको, 3 एक कम 2 एक कम 2, 2 सती 14, 172 हो गया। अब 172 किससे, ये 4300 का कितना परसेंट है निकाल लो, तो इससे रेट निकल जाएगी। तो रेट कितने आएगी, यहां से सॉल्व करो तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना जाएगा 4 बार। तो रेट कितना आ गई, रेट आ गई तुम्हारी 4% आ गई। देखो थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो एसआई क्या है, प्रत्येक वर्ष समान हो गया, रेट कांस्टेंट होती है तो एसआई हर साल बराबर होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे 2 साल का ब्याज कैसे निकलता है। देखो यहाँ से 4300 रुपये जो है कितना हो गया है, 4644 हो गया है, कितना हो गया है 4644 हो गया है। तो डिफरेंस कितना है तुम्हारा, डिफरेंस तुम्हारा 344, 2 साल का हुआ। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 172 हुआ। अब ये ब्याज किसका है, तो ब्याज तो मूलधन पे निकलता है। रेट का जब रेशियो बनाते हैं तो रेट किस पे निकालते हो, तो ब्याज किस पे निकालोगे, ब्याज किसका ब्याज होता है, ब्याज होता है मूलधन का, तो प्रिंसिपल का। तो ब्याज के नीचे कोई ऐसे आपसे बोले, ये कैसे आपको सीख पाओगे, आप ऐसे सोचो, मेज जो है, किताब मेज पर है, किताब जो है ऐसे सेंटेंस है, किताब मेज पर है, तो आप क्या कहोगे, मेज नीचे होगी ऊपर होगी, तो किताब मेज पर है तो कहाँ होगी, नीचे होगी। और किताब कहाँ होगी, ऊपर, और मेज कहाँ होगी, नीचे। तो वैसे ही यहाँ बोला गया है ब्याज किस पे निकालते हैं, मूलधन पर, ब्याज निकालते हैं मूलधन पर। तो मूलधन कहाँ होगा, नीचे, और ब्याज कहाँ होगा, ऊपर। तो हिंदी को भी समझो साथ में, मतलब जो आप जनरल बोलते हो ना वही मैथ है, आप डरो नहीं बिल्कुल मैथ से। किताब मेज पर है, किताब कहाँ होगी, ऊपर होती नहीं होती, तब तो बोलते ना किताब मेज पर है। तो ब्याज मूलधन पर निकलता है, तो ब्याज कहाँ लिखोगे, ऊपर, और मूलधन कहाँ लिखोगे, नीचे। तो ये इस तरह रेट निकल गई 4%। अब देखो यहाँ उसी रेट पर बोलता है 5 सालों में, 5 साल में तो कितना पैसा दिया तुम्हारा, बढ़कर 10,104 हो जाएगी। अब देखो आर इंटू टी ब्याज होता है, रेट 4 पंचे 20, मतलब ये 120% का मान दिया है तुम्हारा, कितना 10104। ये अमाउंट हो ना, अमाउंट कितना होता है, 100 प्लस आर टी होता है, तो 100 प्लस आर टी कितना, 100 प्लस आर इंटू टी मतलब 20, तो 120% का मान है 10,104। तो जब हम 100% मूलधन निकालेंगे तो आपको 12 का पहाड़ आना चाहिए बस। तो 12 का पहाड़ पढ़ो, 12 ठी 96, पहाड़ा पढ़ने के लिए आफत आ जाती होगी। 12 ठी 96, 5 50, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, ये 0 से गुणा कर दोगे 8420। ये देखो कितना बढ़िया ऑप्शन सी वाला है, टिक मार दो मनाक से। तो ये क्वेश्चंस ऐसे जो आते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस आपको ये कहते हैं बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस है। मैं तो नहीं मानता भाई, भले कितना कोई कह दे कि क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है, मैं नहीं मान सकता। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आते हैं, हमने स्कूल्स में पढ़ाया है, हमने इंटर कॉलेज में पढ़ाया है, हमने 10 साल से एसएससी 11 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ नहीं चेंज हुआ है ना। मैं बार बार कहता हूँ, आपको रोज मोटिवेट करता हूँ, एसएससी सीजीएल में सिर्फ प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, नए नए क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, वही क्वेश्चंस पढ़ो जो पेपर में आते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, उसी थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, और ये नए नए क्वेश्चंस के पीछे भागना बंद करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे और आपको डर लगने लगेगा। क्योंकि आजकल की वही एसटी लगाओ जिसमें एसटी में आपके क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल जैसे पूछे जाते हो। अगर एसएससी की तैयारी करते हो, बैंक की करते हो तो बैंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, रेलवे की करते हो तो रेलवे, जिसकी तैयारी करो उसकी कम से कम 5 साल के पेपर जरूर सॉल्व करो। ये मेरा आपसे कहना है, बाकी आप भी अच्छा सोचते होंगे अपने बारे में। चलो देखो, ये क्वेश्चंस बहुत प्यारा सवाल है, क्या कह रहा देखो, एरोस का सवाल ऐसा बहुत आता है, आज का नहीं बहुत पुराना सवाल है। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान कितना होगा। बहुत सुंदर सवाल है। औसत क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि औसत होता क्या है, एवरेज क्या होता है। तो औसत जो है
देखो औसत जो होता है, सबसे पहले ये होता क्या है, एवरेज होता क्या है, तो औसत होता है टोटल सम अपान टोटल नंबर, टोटल सम अपान टोटल नंबर होते हैं, ये होता है तुम्हारा औसत, है ना। अब कहता है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। अब 6 संख्याएं हैं मान लो, उसमें 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो 5 छठी संख्या हमने मान लो x, तो इसका जो योग होगा छठी संख्या का 7 गुना है, तो इसका 7 गुना कितना हुआ, 7x हुआ। ये 7x हो गया, छठी संख्या का 7 गुना है, सब मिला कितना हो गया, ये सब 8x हो गया। संख्या कितनी है, 6 है। ये दोनों संख्याओं का औसत 136 है, संख्याएं तो 6 है। देखो अब इस सवाल में कोई चेंज हुआ, खाली आपको लैंग्वेज में फंसा दिया। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या क्या होगी। अब आपको इसमें ऐसा थोड़ा कुछ फंसा दिया कि आपको डर लग गया हो, बस ये कॉन्सेप्ट होता है, औसत बराबर टोटल सम अपान टोटल नंबर। अब टोटल सम, अब छठी संख्या बोला 6 संख्याओं का औसत में प्रथम 5 का, अब छठी का हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो इसका सम कितना हुआ, छठी संख्या 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो 7 गुना कर लिया। कुल कितना हो गया 8x, कुल हमको जोड़ना होता है, कुल कितनी संख्या 6, और ये औसत कितना दिया है 136 दिया है। तो छठी संख्या पूछा है, तो 4 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 तियां 6, 4 से काटो 4 तियां 12, 4 चौको 16, 3 चौक 12, 3 तियां 9 और 9 1 10, 102। ये देखो ऑप्शन है नहीं है। अगर आपने सही से गणित लगाई है तो उसका ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा, तुरंत मिलेगा ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में कोई, मुझे तो नहीं लगता कि भैया कोई बहुत नया सवाल है या बिल्कुल अपडेट कर दिया है। अच्छा, आप ये भी ना सोचना कि क्वेश्चन हमने आसान लिए हैं, हमने सब क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस पेपर के, हमने 21 के सभी क्वांट के करा दिए हैं, ऐसे 20 के आपको हम सभी करा देंगे क्वांट के। अब इसमें जो है ओरली कैसे कर सकते हो, अब यहाँ 7 गुना है, अब तुम्हें पता है ये 7 गुना है, वो 1 गुना है, वो 8 गुना हो गया। 8 की वैल्यू कितनी दी है 136, 8 की वैल्यू कितनी है 136 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 कम 8, 8 से 17 हो गया। और फिर 6 छठी पूछा है, 17 छक्का 102, 17 इंटू 6 कितना हो गया। अब ये सब शॉर्टकट होती हैं ऐसे, और ये भी तुम्हें सिखा देंगे तगड़े से। अब 7 गुना है, 7 गुना तो वो है, 1 गुना वो हुआ, तो कुल 8 गुना हो गया। 8 गुने का मान कितना तुम्हारा 136 है, तो 1 का मान कितना हो गया 17 हो गया। 1 का मान 17 है, छठी पूछा 17 छक्का 102 हो गया। समझ गए, वही तो x मानेंगे, उसी तो छठी तो 1 माने हैं, इसी तो 1 माने हैं। चलो इसके बाद ये सवाल देखो, अब ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझो क्या कहता है, क्या सवाल है, बहुत अच्छे से समझना इसे। कहता है एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस ट्रेन की चाल कितनी होगी। अब देखो हम इसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ चेंज थोड़ा हुआ है। अगर ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये समझो ट्रेन में कोई भी ट्रेन किसी आदमी को, कोई आदमी है, ध्यान रखना आदमी है, कोई पोल है, खंभा है, कोई पेड़ है, इनको अगर पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, रट के मत पढ़िए, कोई भी चीज रट के नहीं पढ़ी जाती हैं। इसलिए क्योंकि आपने बचपन में क्लास 3rd में रेशियो पढ़ा होगा, जिसमें तुलना करना होता था, मैचिंग करना सिखाया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से, जिसमें कहा जाता है कि समान यूनिट में रेशियो चलता है। तुलना किस में होती है, इसका यूनिट समान होता है। चूंकि यहाँ पर आदमी का जो है कमर क्या होती है 5 मीटर थोड़ा होती है, वो सेंटीमीटर में होती है। 32 कमर है, 36 कमर है, 30 कमर है, 28 कमर है। अब जितने लोग पढ़ रहे हैं अपना अपना सबको पता है कितनी कमर है। तो अब वो ट्रेन जो होती है वो लेंथ मीटर में होती है, नहीं होती है, लेकिन जो जिसको आदमी को पार करेगी। हाँ, अगर मान लो आपसे कह दे क्वेश्चन बनाने वाला, आपने रट लिया था, मान लो ये ट्रेन किसी खंभे को, किसी पेड़ को, किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई तय करती है, उसकी लंबाई नहीं लेते हैं। अब क्वेश्चन बनाने वाले ने लिख दिया कि एक पेड़ 20 मीटर लंबा है और आंधी से गिर गया और ट्रेन उसे पार करती है। अब बताओ लेंथ जुड़ेगी ट्रेन में, नहीं जुड़ेगी? अब जुड़ जाएगी लेंथ। इसलिए कॉमन सेंस लगाइए और चीज़ों को समझिए। मतलब ट्रेन अगर कोई ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी लेंथ मिनिमम है उसके रिस्पेक्ट में, किसके, ट्रेन के रिस्पेक्ट में,
तो हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं और जिसको पार करती है उसकी लेंथ हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें हैं, आंधी से पेड़ खंभा गिर गया है, 10 मीटर का खंभा था, भैया जोड़ना पड़ेगा, खड़ा खंभा है, नहीं जोड़ना है, तो ये सब चीज़ें समझ लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। तो अब देखो यहाँ हम जानते हैं कि लेंथ जो होती है, अब स्पीड अगर कांस्टेंट है, ट्रेन एक ही जा रही है, ध्यान सुनना, अगर एक ही स्पीड है, कोई ट्रेन जा रही है, तो स्पीड सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी अगर स्पीड है ना, ध्यान समझना जरा, अगर स्पीड कांस्टेंट है, निश्चित है, तो टाइम क्या होगा, दूरी बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, दूरी घटेगी, ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। स्पीड तो निकालनी है ना, अगर टाइम दिया होता तो स्पीड लिख देते वहाँ। डिस्टेंस की स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, स्पीड हमें निकालनी है, तो टाइम डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूरी बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, दूरी के अंदर टाइम का अंतर, और लगाते हैं इसी चीज़ को, तुरंत आपका उत्तर आएगा। देखो कैसे, यहाँ 12 सेकेंड है, यहाँ 36 सेकेंड है, यहाँ कितना है 12 सेकेंड है, यहाँ कितना है 36 सेकेंड है। क्या डिफरेंस है, यहाँ 0 लेंथ चलता है और यहाँ कितना 170 मीटर चलता है। दोनों में लेंथ कितना डिफरेंस है, 170 का है, और यहाँ डिफरेंस कितना है 24 का डिफरेंस है। तो कितना हो जाएगा 170 बटा कितना 24। और हमको किस में आंसर बताना है, किलोमीटर पर आवर में। हम सब जानते हैं किलोमीटर पर आवर में अगर बताना होता है और कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में लिखी है तो किससे गुणा कर देते हैं, 18 बटा 5 से गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, 5 को 20, सब लोग काट लोगे, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काटो, 2 दूनी 4, कितना आएगा 17 आएगा। तो 17 तियाँ कितना 51 बटा 2, 25.5, कितना आएगा 25.5। पहला ऑप्शन देखो बिल्कुल सही बैठा है। तो क्वेश्चंस कुछ चेंज थोड़ा हुए हैं, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है। यही सब 12 सेकंड, यही सब पूरा पहले क्वेश्चंस आते थे, वही आज क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बस अब स्पीड तेज कर लो थोड़ी, सोचने का तरीका। अब जो ये तरीका मैंने बताया ये आज का तरीका है, बेसिक लगाते तो ये पहले तरीका होता है। कितना, ट्रेन की लेंथ एल मान लेते हैं, यहाँ चाल एस होता है, यहाँ पर एल प्लस 170 हो जाता है। यहाँ पे समय कितना लोगे, यहाँ समय कितना है, यहाँ 12 सेकंड है, और यहाँ बराबर कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। अब ये पहले का तरीका है, बेसिक वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या करो 170 हो जाएगा, वही लिखा है 170। अब 12 सेकंड है, 36 सेकंड है, डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये डिफरेंस कितना तुम्हारा है 12, 24 का समय, दूरी का अंतर बटा समय का अंतर, सीधा उत्तर आ गया तुम्हारा। ठीक, चलो बात करते हैं अगला सवाल। ये पढ़ो सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, आरंभिक सेलिंग प्राइस पूछा है। मतलब सवाल क्या पूछ रहा है इसको समझ लो, कि पूछा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब देखो सवाल समझाते हैं। अब इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं, देखो इसमें दिया है, पहले देखा करो इसमें कह क्या रहा है, लैंग्वेज पढ़ा करो। जैसे कोई जब कोई आपसे कहता है तो पूरी बात सुनी जाती है। कोई बोला पानी ले आओ, अगर आपने सुना नहीं है तो हो सकता है आप उसकी जगह पे आप पत्थर उठा के दे दें, क्योंकि पानी सुना नहीं, पास से पत्थर भी हो सकता है। तो पूरी बात सुनी जाती है पहले, और सुन करके फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़ा करो पूरा। क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। मतलब ये सेलिंग प्राइस है ना, 10% कम, कितना 90%, हाँ है ना, यही हुआ ना। अब कहता है ये उसने उससे 332 रुपये अधिक में बेचा होता। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये परसेंट वैल्यू है। अभी कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दो, पहले परसेंट वैल्यू हम देख लेते हैं। फिर कहता है उसने इतना अधिक पर बेचा होता तो उसने 20% का लाभ होता। अब बताओ कितना हो गया, 120% हो गया, नहीं हो गया। पहले कितना था 90% था, अब 20% लाभ कितना हो गया 120। क्यों, ये कहाँ चल रहा है, सीपी पर चल रहा है। और सीपी जब परसेंट की बात करते हैं तो 100% होता है, सब लोग ध्यान रखना। सीपी कितना होता है, 100% होता है। अब देखो ये जो एसपी का अंतर ही तो है, कितना अधिक हुआ, यहाँ 30% अधिक हुआ। तो 30% कितना हुआ, 332 हुआ। हमसे पूछा है आरंभिक, मतलब पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है, 90% हमको निकालना है। अब देखो 3 गुना खाली इसका है, ये 3 गुना है, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 996 इसका उत्तर हो गया। ये देखो 996 ये दिया हुआ है, बस समझ गए। अब इसको और तरीके क्या है, और तरीके होते हैं। अगर प्रॉफिट दिया है तो डिफरेंस ले लिया करो, लॉस दिया है तो डिफरेंस ले लिया करो, प्रॉफिट लॉस दिया है तो प्लस कर लिया करो, लॉस प्रॉफिट है तो प्लस कर लिया करो। अब इसमें देखो यार क्या होगा, ये 10% कम मतलब लॉस हो गया, कम मतलब क्या होता है लॉस, ये 20% क्या हो गया प्रॉफिट, तो इसकी बात कर रहा है।
तो जुड़ जाएगा। तो 30% हो गया, नहीं हो गया? वही 30% बराबर कितना हो गया? 332 हो गया ये तुम्हारा। और पीछे पहला वाला एसपी पूछा है 90%, कितना? 996 हो गया। दो दो लाइन के सवाल हैं सब, ये 2020 का सीजीएल के क्वेश्चन हैं, है ना। और सभी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब आसान आसान ले रहे हैं। आपके दिमाग में होगा कि आसान आसान तो नहीं करा रहे हैं। अब देखो, अब ये सवाल पढ़ो पूरा। कहता है एबीसी अलग अलग एक कार्य। अब टाइम एंड वर्क का सवाल क्या पूछता है, देखो ध्यान से, कि एबीसी एक अलग अलग कार्य को क्रमशः 24 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने फिर कहा क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। उसने शेष कार्य पूछा है, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया? कौन, किसकी बात कर रहा है? कौन छोड़ दिया? बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए बचा है, तो शेष कार्य ए से करवाना है। अब समझो कार्य होता क्या है, तो कार्य के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। कार्य कहां कहां से निकलता है? एक कार्य निकलता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, है ना। और दूसरा वर्क निकलता है तुम्हारा, दूसरा निकलता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज से निकलता है। और तीसरा वर्क होता है तुम्हारा, अगर वर्क कांस्टेंट है तो एलसीएम ऑफ डेज होता है। एलसीएम ऑफ डेज मतलब दिनों की संख्या का लासा लेते हैं। तो ये 3 तरीके से वर्क होता है। 3 के बाद चौथा आज तक हमने देखा नहीं भैया। और ये 3 का वर्क हम जो है जैसे आज यहाँ लिखे हैं, वैसे शुरुआत से जब से एसएससी हम पढ़ा रहे हैं 2010 से, तब से मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ नहीं बदला है, क्योंकि हमने पढ़ाया है 2010 से, वही जानेगा ना जो पढ़ाया है। अब जो 2016 के बाद से पढ़ा रहे हैं या 2015 के बाद से पढ़ा रहे हैं, उनको थोड़ा पता क्या पेपर में आता था पहले, या देखे होंगे 2-4 सवाल लगाए होंगे, जो 2015 से तैयारी किए होंगे, 16 वाला में सिलेक्शन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो मास्टर बन गए होंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो 2010 से पढ़ाएगा वही तो जानेगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन पहले आते थे, कौन अब आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हुआ नहीं हुआ। अब कोई 2015 का पेपर देख लिया, एकदम से 2017 की तुलना कर देगा तो कहेगा पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन जब 2012 का एसएससी देख लेगा, 12 का भी तो कठिन आया था, 12 का पेपर आसान थोड़ा आया था। 12 का मेंस का उठाओ पेपर, देखो कैसे क्वेश्चन आए थे। 12 का पेपर, फिर 5 साल बाद 17 का पेपर, अब 22 आने वाला है। हर 5 साल पे पेपर टफ बनता है, ऐसा मुझे लगता है। हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन 12 याद आया, 17 में कठिन बना, अब 22 चल रहा, हो सकता है सीजल कठिन बन जाए, क्योंकि 12-17 ऐसा कुछ अभी सोचा है मैंने। अब देखो, तो अब क्या करोगे? एक काम करता है कितने दिन में? एक काम करता है तुम्हारा, एक काम करता है 24 दिन में। अब देखो, ए करता है 24 दिन में, और बी काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में, और सी काम करता है 12 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा तुम्हारा 24, 15, 12, 120। कितना होगा? 120 होगा। यहाँ कितना क्षमता? 5 आई। इसकी क्षमता कितनी आई? 8 आई। इसकी कितनी आई? 10 आई। अब ये समझो ऐसे, जिसको पहली बार जो पढ़ रहा है वो समझे एलसीएम लेना कैसे आता है। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते रहो, देखो छोटी संख्याओं से कट जाए। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, छोटी से कट जाए। 24 दूनी 48, 12 से कट या 15 से कटा, फिर 24 पंचे कितना होता है? 120। वो 15 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। अब देखो, ये क्षमता ए की हो गई, ये तुम्हारी बी की हो गई, ये तुम्हारी सी की हो गई। अब देखो काम यार कौन करता है? ये कार्य था। मान लो इतने पेड़ लगवाने थे, ऐसे समझो, मान लो इतने पेड़ लगवाने थे, और ए रोज कितने लगाता है? 5। बी कितना लगाता है? 8। और सी कितना लगाता है? 10। अब बी और सी कार्य शुरू करते हैं, ए ना करवा देना, कौन शुरू करता है? बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। तो 8 और 5 कितना हुआ? बी और सी 8, 18 हुआ ना? कितना हुआ? 18। तो 18 गुणे कितने? 3 दिन, तो कितना हो गया? 54 हो गया। तो 120 में से 54 पेड़ लग गए, कितने बच्चे? यहाँ 6 बचे, 11, 5, 6, 5, 11, 66 बचे। अब 66 बचे, कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 66 बटा कितना हो जाएगा? 5, 13 बचे 65, 13 सही 1/5। अब बताओ इसमें कौन नया सवाल है? ये हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको सबको बार बार लगा लो, यही सब पेपर में आते हैं, इनको करो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर की, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाए? 14:9 हो जाए।
कुल संख्या कितनी है पहले 640 है, बहुत ध्यान समझना जरा। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 640, बहुत ध्यान समझना, कुल संख्या है 640, देखो ध्यान से। अब कहता है रेशियो कितना है, पहले कितना रेशियो है 5:3, बहुत ध्यान समझना। ऐसे सवाल कैसे करे जाते हैं, हमने भी कहा था तुलना जब करते हैं तो एक जैसे चीज़ों की तुलना करते हैं एक साथ। अब रेशियो की तुलना रेशियो से करेंगे, 5:3 है, बाद में कितना रेशियो है 14:9 है। ये बॉयज है, ये गर्ल्स, हाँ ये भी पहचान लो, कहीं रेशियो गलत तो नहीं लिखा है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, पहले क्या दिया है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, आखिर में क्या दिया है लड़कियों की संख्या का लड़कियों, दोनों सेम दिया है, ठीक। अब देखो कहता है 30 लड़कियों का नामांकन करता है, ये +30 हो गए, कितने और आज लड़के आ जाए, इसको x मान लो। अब देखो यहाँ कितना हुआ, जैसे लिखा हूँ ऐसे लिख लिया करो, इसको x मान लो, और बढ़ रहे हैं तो प्लस कर लो। अब क्रॉस इंटू किया करो, 9 बचे 45 और 14 3 कितना होगा 42, क्रॉस का अंतर लेना है, 45 और 42 का अंतर हुआ 3 बराबर, ये कितना हुआ तुम्हारा 14 3 42, 420, और ये कितना है 9x है, तो यहाँ 420 और डिफरेंस कितना 9x। अभी ये बराबर मत लगाओ, अभी बराबर क्यों नहीं लगाएंगे समझना, अभी बराबर क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी ये रेशियो है और ये फिक्स वैल्यू है। तो 3 की वैल्यू यहाँ देखो 5 3 कितना है, 8 की वैल्यू कितनी है 640 है, अगर 8 की वैल्यू 640 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 240, तो ये कितना आएगा यहाँ 240 बराबर लिखेंगे। तो 240 और 420 में कितना अंतर है, तो यहाँ 60 300 120 60 180, 180 बराबर कितना 9x हो गया, 9 से काटो तो x बराबर हो गया 20, कितना हो गया 20, ये तुम्हारा 20 आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन। आया समझ में, क्या करते हैं आगे समझ में, क्या करते हैं, पहला रेशियो दिया है 5:3, फिर दिया है 14:9, पहले क्या लिखेंगे दोनों रेशियो एक साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तुलना किस में की जाती है, जो एक जैसे होते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे एसपी हो, चाहे सीपी हो, चाहे एमआरपी हो, पहले एक जैसा बनाया करो, उनको एक पास रखा करो। तो रेशियो को रखो एक पास, यहाँ रखो 5:3 और यहाँ लिखो 14:9। अब ये गर्ल्स बढ़ रही है +3, तो यहाँ पे +x बढ़ रहा है तो प्लस हो गया, और घट रहा होता तो माइनस होता है ना, अगर घट रहा होता तो माइनस, क्रॉस अंतर लिया मैंने, इसका अंतर लिया, तो ये अंतर लिया तुम्हारा कितना 45 हुआ, ये कितना अंतर हुआ 45 और ये कितना हुआ 42, 3 अंतर हुआ, लेकिन ये रेशियो है, ये फिक्स वैल्यू है 420 और 9x का डिफरेंस हो गया, तो 3 की निकाली, 8 की वैल्यू 640, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 80, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, और इधर 240 420 का डिफरेंस कितना 180, 9x का मान 180, तो x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आया समझ में, चलो अगला सवाल देखो, इसको लगाओ जरा अगला सवाल। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार हमने पढ़ाया है, अभी जितने पेपर लगा रहे हैं पिछले वाले 2021 में हर पेपर में था, तो मैंने 8 के लिए बताया था। तो 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर याद कर लो, आखिरी के 3 नंबर कटने चाहिए, अगर 16 होता तो आखिरी के 4, 4 से होता तो आखिरी के 2, 2 से होता तो आखिरी का 1, ये ध्यान रखना। तो 8 से आखिरी के 3 कटने चाहिए, तो 8 से भाग करके देख लो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो 0 रखो 0, तो क्या हो जाएगा 8 छंग 48 2, हो गया खत्म, 0 पे हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, ऑप्शंस देखा करो, पहले 0 रख के देखा करो, फिर 1 रखा करो, फिर ना हो तो 2 रखते, फिर 4 ही ऑप्शन तो हैं। अब ऐसे सोचना पड़ता है 1 से 9 तक, 0 से 9 तक सोचना पड़ता है, ऑप्शन रखोगे फटाफट हो जाएगा। 0 शुरुआत कर दो, सबसे छोटा पूछा है तो रखो 0, आखिरी में ही रखो, 8 3 नंबर ये काट लो, है ना। चलो ये बहुत आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि उसकी आय में कितनी हो जाएगी 20% की वृद्धि होती है, और अभी पहले जितनी ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई दशमलव के 1 स्थान तक। अब बहुत बढ़िया आसान सवाल है, 15% वो बचाती है। अब देखो इसका मतलब 85% वो खर्च करती है, इसका रेशियो बनाओ, किसका रेशियो, खर्च और बचत का। अगर बचत कितनी है 15%, तो खर्च कितना किया होगा 85, 5 से काटो, यहाँ 3 और यहाँ कितना आया 17 आया, ये रेशियो बनेगा। अब देखो खर्च क्या है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय को सदैव रखते हैं बीच में क्योंकि दोनों इसी पर डिपेंड करते हैं, 20% की वृद्धि होती है, और अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, पहले कितना 15 बचा रही थी, अभी भी 15 बचा रही है,
ये 15, तो यहाँ कितना डिफरेंस आया, यहाँ आया 5 का डिफरेंस। अब यहाँ 5 का डिफरेंस आया और यहाँ का हमें निकालना, उसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। देखो पहले कितना रेशियो बनाओ, 85% है और रेशियो कितना बनेगा 15%। कितना रेशियो बनेगा, यहाँ बनेगा 17 रेशियो कितना 3 बनेगा, 5 से काट दो। अब देखो इनकम को बीच में रखते हैं क्योंकि दोनों पे डिपेंड है, खर्च पे और सेविंग पे। 20 बढ़ गया, ये 15 ही है, तो यहाँ कितना डिफरेंस आया, यहाँ 5 आया। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब लगवाए हैं, 2021 के पेपर में भी आए हैं, 20 में भी आए और 22 में भी आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको बार बार लगाओ क्वेश्चन। अब देखो क्या कर रहा है, ये 5 हो गया, तो 17 की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर 17 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये 15/17 होगी, होगी नहीं होगी, तो यहाँ हो जाएगी 17 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 1 की वैल्यू 5/17, 3 कितना हो जाएगा 3, क्यों, इसका मान निकालेंगे 3, है ना, तो कितना आएगा 15/17 आएगा। अब ये 15/17 यहाँ लिखेंगे। अब देखो ये वैल्यू जो है इससे कम है तो ये इससे ज़्यादा होगी, तो 20 में कितना जोड़ेंगे 15/17, तो 20 पॉइंट समथिंग कितना, अगर 20 पॉइंट समथिंग बात करें 17, 5 से काटो 5 या 15, 17 × 85, और ये जो उसकी आय में 20%, आय का 15% बचा लेती है, और अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ, तो यहाँ कितना होगा 17 की वैल्यू कितनी, यहाँ कितना है 5, ठीक, ये 15% बचाती है, सेविंग है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, बचत कितनी करती है, और अब पहले जैसा खर्च। देखो इसमें उसने एलिगेशन जो 15% है ना, ये 15% बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि देखो क्या दिक्कत आई, ये बढ़ रहा है और ये फिक्स है, ये बढ़ रहा है क्या है फिक्स है। अब देखो उसमें क्या करोगे तुम, अब मेरी ध्यान समझना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब एलिगेशन कहाँ लगता है, अब समझो, आज से ये तुम्हारा तैयार हो जाएगा। एलिगेशन लगता कहाँ से है, एलिगेशन जो है लगता कहाँ पे है, एलिगेशन लगता है तुम्हारा जहां एक जैसी चीज होती है। देखो आपसे भी गलती हो सकती है, एलिगेशन कहाँ लगता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने बहुत एलिगेशन लगाया है, तो एलिगेशन वहां लगता है जहां चीजें एक जैसी हों। या देखो सेविंग कुछ बढ़ नहीं रही है, सेविंग 15% पहले से थी। अब देखो ऐसे समझो, ये कह रहा है 100% है, इसने 15% सेविंग किया है और 15 रुपये की सेविंग किया है और 85 रुपये इसने खर्च किए हैं, है ना। अब कहता है इनकम कितनी हो गई 120 हो गई, कितनी हो गई 120, और सेविंग कितना है 15%, तो 120 का 15% कितना हुआ, तो 15 0 0, 15 दूना 30, 15 कम 15 और 15 3 18, कितना होगा 18.3 हुआ, कितना हुआ 18.3, इसका 15% यही तो हुआ। तो 120 में 18.30 घटाओ कितना हुआ, तो 120 में से 18.3 जब घटाओगे 30, तो यहाँ 0 0, यहाँ कितना आया 70, और यहाँ तुम्हारा कितना आएगा 9 में 8 गया 1, यहाँ 1 में गया 101.70, तो यहाँ कितना आया 101.70। अब ये कितना ज़्यादा हुआ इसको पूछ रहा है ना। तो 85, 15 उधर हो गया 15 और 1 16, 16.70 किससे निकालोगे 85 से निकालोगे, गुणे कितना होगा 100 होगा, दशमलव हटाओ 2 0, ये कैंसिल करो, तो 1670/85 है ना। तो इसको 5 से काटो 17 हो गया, 5 से काटो 5 तियाँ 15 और 1 17, 5 तियाँ 15, 5 को 20 है ना, 334/17, तो कितना जाएगा 17 एकम 17, कितना गया 17 दूनी 34, गड़बड़ कर दिए क्या, देखो 100 है, 15% क्या हो गई सेविंग हो गई, और कितना हो गया खर्च 85 हो गया, है ना। इसको देखो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है पूरा, देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एक बार, कहता है इंग्लिश में पढ़ो, कहता है सेव द सेम अमाउंट। पता है क्वेश्चन किया, अब मान लो एक पहला क्वेश्चन था जो लैंग्वेज में फंसा दिया। हम लोग की आदत क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में क्यों कर रहा था ऐसे बार बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही हैं बुक्स में, वो बार बार परसेंटेज, तो उसने क्या कर दिया सेम अमाउंट बोल दिया है। अब सेम अमाउंट बोल दिया है तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन हम ही आपको सिखा रहे थे, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है ना, तभी पेपर में अच्छे से होगा। देखो 100 मान लो, एलिगेशन तो होना नहीं है, तो इसमें कितना है 15 ये हो गया प्लस 85 हो गया, एलिगेशन होगा तो इसको हम सेट कर देंगे फिर। अब इसको लेकिन लगाओ यहाँ पे, अब 120 हो गया, पहले जैसा ही बचाती है यार, उसको चेंज नहीं करना है, रुपया में बोला सेम अमाउंट ना कि परसेंटेज, है ना, 15 ही बचाएगी। अभी 105 है तो कुछ नहीं था यार, तो 20/85 और गुणे 100, इसको हल करोगे
तो 5 चक्कू 20, 5 से काटा 17, 400/17 हो गया। अब 17 दूनी 34 हो गया, 6 60, 17 थे 51 और 5 23.5, ये है ना। कोई दम नहीं क्वेश्चन में, फालतू क्यों हम लोग ऐसे कर रहे थे, क्योंकि हम लोग लगातार वैसे ही क्वेश्चंस लगाए हैं। क्यों? परसेंटेज वाले या एलिगेशन वाले, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बीच में अगर आ जाएं तो भैया ध्यान से पेपर में पढ़ना, क्योंकि एक सवाल अगर फंस गया वहाँ तो पूरे पेपर के सत्यानाश कर देता है। तो लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश सब पढ़ के तब काम करना, इसीलिए हम सब क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीद कर लाता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। इस सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने में उसका कुल लाभ कितना है? 2,080 रुपये आया। तो अब देखो इसमें तुलना हो जाएगी, इसमें एलिगेशन लग जाएगा। कैसे? पहले बोला है मेज, पहले क्या बोला है? पहले बोला है मेज, पहले क्या मेज बोला है और फिर क्या बोला है? फिर बोला है कुर्सी, है ना। अब देखो पहले मेज बोला है तो 5 मेज है 9 कुर्सियां हैं, है ना। तो ये 5 मेज है, यहाँ पे 9 कुर्सियां हैं। मेज को बेच रहा है 10% लाभ पर और कुर्सी बेच रहा है 20% लाभ पर, और कुल लाभ कितना है? 2,080 है। किस पर है भैया? 15,400 पे है। तो इसको निकालो कितना परसेंट हुआ। तो इसको जब हल करोगे तो इसको 4 से काटो, 4 3 12, है ना, या 12 से काट सकते हो, 4 3 12, 3 4 3 12 कटेगा नहीं 4 से, तो किससे कटेगा? 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 हुआ 4, 12 पंचे 60, 4 64 नहीं होगा, 12 कम 12, फिर नहीं, किससे कटेगा? 8 24 से देखो, 24 105, 1 कम 105, 154 1 कम 154 हो जाएगा। और फिर कितना बचेगा? 154 घटाओ, 8 में 4 गया 4, और यहाँ बचा 10 में 5 गया 5, ये तुम्हारा 54, 540 हो गया। तो 540 ये कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 154 से भाग करना, गुणा करना है। तो 4 5 15, तो 15 चक्कू 60, 15 पच्चीस 75, 75 और 681, 2,080 को भाग करो जरा कितना परसेंट, यही लिख दो सीधा और काट दो। 2,080 बटा कितना है तुम्हारा? 154, है ना, ये तो था। तो 80 गुणे 5400। अब इसको हल करना है तो इसको जो है 2 से काट लो, 2 सती 14, 77 आ जाएगा। अब सही है, 2 1 कम 2 0 और 2 चक्कू 8, 1040 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, 11 से काटो, 11 कटेगा नहीं, 4 5 होगा नहीं, 7 से कटा, 7 1 कम 7 और 3 नहीं, तो 1040/77 कितना है? 2,080 है। किस पे? 15,400 पे, है ना। तो ये तुम्हारा आएगा 1040/77। अब तुम्हें हम अब देखो, जब तरीका कोई लगता है ना तब पता चलता है कि पेपर में करना कैसे चाहिए। आप इसको करोगे ना, ये वाला रास्ता हटाओ, देखो समझ में आ गया ना, एलिगेशन नहीं करना चाहिए, तो इसको हटाओ। अब एक बढ़िया रास्ता तुम्हें बताते हैं, गजब वाला। क्या बताते हैं? देखो ध्यान से, कुल 15,400 है ना, ये कुल सीपी है। मेज कितनी है? 5 मेज है और 9 कुर्सियां हैं। ये टेबल है, ये चेयर है। टेबल को बेच रहा है 10% लाभ पर और इसको बेच रहा है 20% लाभ पर। हमको निकालना है 3 कुर्सियों का चेयर, 3 कुर्सियों का सीपी, हमको ये चाहिए। तो एक चेयर का, अगर हम एक चेयर का सीपी निकाल लें तो 3 का अपने आप निकल जाएगा। तो जिसको चाहिए इसको रोक लो, इसको रोक लो। तो इसका 10% कितना हुआ? 1540 हुआ। कितना हुआ? जो निकालना है उसको रोक लो। इसका 10% कितना हुआ? 1540 हुआ। कुल कितना है? 2,080 है, उसमें घटा लो, कितना आएगा? 0, 8 में 4 गया 4, और यहाँ कितना? 540 आया। ठीक, तो यहाँ कितना डिफरेंस है? 10। तो 10% का डिफरेंस जो है वो 540 है। तो यहाँ से जो 100% आएगा वो कितना आएगा? ये 5400 आएगा। कितना आएगा? 5400। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 5400 है। कितना है? सभी, सॉरी ये सभी का आ गया। सभी कितनी है? 9 है, यहाँ संख्या 9 है। तो 9 चेयर का मूल्य कितना है? 5400 है। तो एक का कितना हो गया? 600 हो गया। और 3 कितना हो गया? 3 का हो गया 1800। कितना हो गया? 1800। ये डी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। इसको दोबारा हम फिर समझा दे रहे हैं। देखो क्या करोगे, टेबल को बेच रहा है 10% लाभ पर, कुर्सी को बेच रहा है 20% लाभ पर। कुल कितना सीपी है? 15,400 है। लाभ कितना है? 2,080 है। हाँ, जो निकालना है उसको रोक लो, दूसरा वाला निकाल लो। 10% 1540 हो गया, डिफरेंस है 540। इसका डिफरेंस है 10%, 10% की वैल्यू 540 है। 100% क्या है? सभी चेयर का मूल्य है।
100% क्या है, सभी चेयर का मूल्य। सभी चेयर हैं कितनी, 9 है, 9 का कितना है 5400, 1 का हो जाएगा कितना 600, 3 का हो जाएगा 1800। तो ये थे तुम्हारे 10 हैं तो और सवाल, लेकिन अभी हम आज 10 सवाल लगवाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।